डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और इस लेसन के अंदर हमने काफ़ी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसमें जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने आपसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल से स्टडी किया था कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनकी फीचर्स क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एज ए ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। उनका जो स्टेटस होता है वो कंपनी के अंदर ओनर्स का होता है। अब यहाँ पर अगर किसी कंपनी को और ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है तो उनके ऊपर एक और तरीका है मार्केट से फंड्स रेज करने का, वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो हैं वो भी एक तरह के शेयर जैसे ही एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी एक डिबेंचर होल्डर को या जिसने भी कंपनी को लोन दिया है, जनरल पब्लिक में से जिसने भी कंपनी को लोन दिया है, पैसे दिए हैं, वो उस पर इशू कर देती है, एक सर्टिफिकेट टाइप्स का डॉक्यूमेंट इशू कर देती है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा होता है कि उस कंपनी ने कितने रुपए उससे लिए हैं, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। मीन टू से डिबेंचर इज़ ए वन टाइप ऑफ लोन। तो आज हम इसी को और डिटेल से स्टडी करेंगे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिबेंचर्स को थोड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द डिबेंचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। इट रेफर्स टू द लोन टू द कंपनी by the debenture holder on which they receive a fixed rate of interest. Debenture issued under the seal of the company is a written document of the acceptance of loan. मैं रिपीट करता हूँ, it refers to the loan to the company by the debenture holders on which they receive a fixed rate of interest. Debentures issued under the seal of the company इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से आपको। मैंने अभी बताया कि जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी का एक लोन लेने का तरीका है डायरेक्ट मार्केट से, और जो डिबेंचर होल्डर है, जिसने डिबेंचर खरीदा है, वो एक तरह का कंपनी को लोन प्रोवाइडर है, उसने लोन दिया है कंपनी को, और इस लोन के बदले में उसको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी से हर साल मिलेगा। साइड बाय साइड उसको ये भी पता होगा कि कितने साल के बाद उसकी जो अमाउंट ऑफ मनी है जो उसने डिबेंचर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो पैसा उसको कितने टाइम के बाद रिटर्न हो जाएगा। ये भी सारा का सारा उसके ऊपर लिखा होता है। तो डिबेंचर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और जो शेयर और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो रिटर्न मिलता था शेयर होल्डर या शेयर होल्डर को, उसको हम बोलते थे डिविडेंड। तो दोनों ही चीज़ों में फ़र्क है। शेयर्स के ऊपर मिलने वाले रिटर्न को डिविडेंड बोला जाता है और डिबेंचर्स के ऊपर मिलने वाले रिटर्न को इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है जी। लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो नियर अबाउट यहाँ पर हमारे पास 7 टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास बियरर डिबेंचर्स। बियर डिबेंचर्स क्या हैं? बियर डिबेंचर्स जो होते हैं, इनफैक्ट जो बियर डिबेंचर होते हैं दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू डिलीवरी, दिस इज कॉल्ड बियर डिबेंचर्स। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो डीए वाले डिबेंचर्स होते हैं, इनका कोई कंपनी के पास कोई रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर में नाम नोट नहीं होता कि किन किन लोगों ने उनका डिबेंचर खरीदा है। इनफैक्ट कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने जिसको डिबेंचर सेल कर दिया तो कंपनी के पास पैसे आ गए, लेकिन जब डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस लेने, मान लो 1 ईयर का डिबेंचर है, 2 ईयर की डिबेंचर है, 3 ईयर डिबेंचर है, तो 3 ईयर्स का डिबेंचर है फॉर एग्जांपल, तो 3 ईयर्स के बाद जो भी व्यक्ति डिबेंचर्स को लेके आएगा उसको कंपनी पैसा रिटर्न कर देगी। मीन टू से कंपनी हैव नो रिकॉर्ड हु इज द ओनर ऑफ प्रेजेंटली, हु इज द ओनर ऑफ डिबेंचर। अगर मान लीजिए किसी का डिबेंचर गुम हो जाता है तो भी कंपनी जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसको डिबेंचर को लेके आएगा, कंपनी उसका पैसा रिटर्न कर देगी। अगर हम डिबेंचर को ट्रांसफर करने की बात करें तो मान लीजिए ए के पास ए ने डिबेंचर खरीदा था और वो अपना डिबेंचर बी को दे देता है, तो बी ऑटोमेटिकली उस डिबेंचर का ओनर बन जाता है। कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आइए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि कंपनी के पास एक पर्टिकुलर रजिस्टर है जिसमें हर एक डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ है कि डिबेंचर की कंपनी का कौन सा डिबेंचर किस डिबेंचर होल्डर किस व्यक्ति के पास है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना डिबेंचर किसी दूसरे व्यक्ति को देना है तो उसको इससे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने अपना डिबेंचर दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, और कंपनी क्या करेगी, पहले व्यक्ति का नाम काट के दूसरे व्यक्ति का नाम नोट कर देगी कि इस व्यक्ति अब ये डिबेंचर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच चुका है, और जब पेमेंट देने की बात आएगी तो कंपनी उसी दूसरे व्यक्ति को देगी, किसी और को नहीं देगी।
राइट, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। Those debentures whose principal amount is repaid by the company after a certain period of time are called redeemable debentures। मीन्स कि ये जिस डिबेंचर्स की पेमेंट कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, ये ऑलरेडी अनाउंस होती है, मेंशन होती है कि उतने टाइम के बाद कंपनी वापस कर देती है, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल का अगर दूसरे वर्ड्स में कहो, दिस इज कॉल्ड रीपेमेंट आल्सो। फोर्थ पॉइंट है इरिडीमेबल डिबेंचर्स। Those debentures whose principal amount is not repaid by the company during its lifetime are called irredeemable debentures। राइट, मतलब इरिडीमेबल कौन से होंगे? जिन डिबेंचर की पेमेंट कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान कभी भी पे नहीं करेगी। राइट, कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी उस डिबेंचर की पेमेंट नहीं करेगी तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इनफैक्ट इस तरह के डिबेंचर की जो पेमेंट वापस मिलती है वो केवल कंपनी के वाइंड अप होने पर ही मिलती है, उससे पहले कंपनी इसका पैसा कभी वापस नहीं करती। फिफ्थ हमारे पास आता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिनको कन्वर्ट करने की परमिशन होती है। मीन टू से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर डिबेंचर होल्डर को चॉइस दी जाती है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है, ना करे, दोनों ही उसको ऑप्शन दी जाती है। तो अगर डिबेंचर को कन्वर्ट करके शेयर में कन्वर्ट करने की परमिशन देने वाले डिबेंचर्स हैं तो उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिक्योर डिबेंचर्स। नॉर्मली जो डिबेंचर्स हैं वो बिना किसी सिक्योरिटी के इशू किए जाते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के, आप कह सकते हो बिना किसी एसेट को प्लेज किए। तो जब डिबेंचर को किसी एसेट की प्लेज करके, किसी एसेट को गिरवी रख के मार्केट के अंदर इशू किए जा रहे हैं कि अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा नहीं देती तो डिबेंचर होल्डर उस एसेट को अक्वायर कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी, तो इस तरह के डिबेंचर को हम बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर्स। और अगर सेवंथ पॉइंट पे आ रहे हैं, सेवंथ पॉइंट अनसिक्योर डिबेंचर्स। अगर कंपनी अपनी किसी भी तरह के एसेट्स को ऐसे प्लेज नहीं करती और डिबेंचर के अगेंस्ट कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखी गई है तो वहाँ पर इस तरह के डिबेंचर्स को हम बोलेंगे अनसिक्योर डिबेंचर्स। कि अगर कंपनी किसी भी सिचुएशन में पैसा वापस नहीं कर पाई तो डिबेंचर होल्डर उस कंपनी के एसेट्स को एक्वायर नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह के डिबेंचर्स को बोलते हैं हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। होपफुली ऑल द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ डिबेंचर्स। हम दो एंगल से करेंगे डिबेंचर्स के एडवांटेज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी। तो पहला करते हैं एडवांटेज फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी, फ्रॉम द साइड ऑफ इन्वेस्टर। सबसे पहला पॉइंट परमानेंट एंड रेगुलर इनकम। अगर हम डिबेंचर के पॉइंट से बात करें तो डिबेंचर्स के ऊपर एक परमानेंट इनकम मिलती है, एक इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स को मिलता रहता है। आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उनको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, सेफ हैं डिबेंचर्स जो हैं वो नॉर्मली सेफ होते हैं, क्योंकि वाइंडिंग अप होने पर अगर कंपनी बंद होए, किसी भी सिचुएशन में बंद होए तो सब बंद होती है तो सबसे पहले पैसा डिबेंचर होल्डर को मिलता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो दोनों अदर से, प्रेफरेंस शेयर से और इक्विटी शेयर से पहले पैसा किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। राइट। थर्ड पॉइंट की बात करें लिक्विडिटी। डिबेंचर्स जो हैं वो डिबेंचर कैन बी ईजिली सोल्ड इन द मार्केट। डिबेंचर को शेयर के कंपैरिजन में आराम से सेल किया जा सकता है बाजार के अंदर, इसकी डिमांड्स ज़्यादा रहती है इंस्टेड ऑफ शेयर्स। फोर्थ पॉइंट की बात करें, राइट टू कन्वर्जन। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। समटाइम्स कंपनी एक चॉइस देती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फ़ायदा भी डिबेंचर होल्डर को मिलता है कि अगर डिबेंचर जो है वो कन्वर्टिबल नेचर के हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी का 3 साल मान लीजिए हम किसी कंपनी के 3 साल के डिबेंचर खरीद लेते हैं तो 3 इयर्स के अंदर हमें ये पता लग जाएगा कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है या हल्की है या बढ़िया है, और हमें लगता है कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी के शेयर होल्डर बन के हमें खूब ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो हम अपनी वहाँ पे डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा के शेयर में कन्वर्ट करवा लेंगे। और हमें लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसका शेयर होल्डर बनने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो 3 साल के बाद हम अपना पैसा वापस ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे, पैसा हमें वापस मिल जाएगा डिबेंचर्स दे के। तो यहाँ पर डबल फ़ायदा मिलता है। ठीक है जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी को क्या फ़ायदा है डिबेंचर्स का। सबसे पहले नो इंटरफेरेंस। बाय इशूइंग द डिबेंचर्स कंपनी रेज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। ये तो क्लियर है कि कंपनी बहुत अच्छी अमाउंट जो है कलेक्ट कर लेती है मार्केट से, लेकिन मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के बाद जो लोग पैसे देते हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है कंपनी की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जनरल एक्टिविटीज़ के अंदर।
राइट। लेकिन अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर का कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी बात करते हैं चीप सोर्स। डिबेंचर्स नॉर्मली क्या होते हैं, चीप सोर्स ऑफ इनकम, चीप सोर्स ऑफ फंड्स प्रूव होते हैं। अब कैसे प्रूव होते हैं मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 20%, कि कंपनी अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करती है तो उसके ऊपर उनको 20 रुपीज़ की इनकम होती है। और अगर कंपनी ने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिवेंचर्स इशू किए हैं तो कंपनी ने 100 रुपये का डिवेंचर सेल 100 रुपये लिए, 100 रुपये इन्वेस्ट करके 20 रुपीज़ अर्न किए और उसमें से केवल 10 रुपीज़ ही उसने अपने डिवेंचर होल्डर को दिए हैं और बाकी रिमेनिंग 10 रुपीज़ उसके पास सेव हो गई, या कह सकते हो कि कंपनी के पास इनकम इंक्रीज़ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज जो डिवेंचर्स हैं वो है कंपनी के लिए चीप सोर्स ऑफ इनकम है। कंपनी को यहाँ पर कई बार डिविडेंड से भी कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने डिवेंचर होल्डर को। थर्ड पॉइंट की बात करें टैक्स एडवांटेज। यहाँ पे टैक्स एडवांटेज का मतलब है इनकम टैक्स से। जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है तो हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक तो अगर हम मान लीजिए शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिविडेंड हमें देना पड़ता है, और अगर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में जो टोटल इनकम काउंट की जाती है, टोटल इनकम में से डिविडेंड को माइनस नहीं किया जाता और उसको ज़्यादा इनकम के ऊपर कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब हम डिवेंचर के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो टोटल इनकम में से डिवेंचर के इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है। माइनस करने के बाद बट नेचुरल है कि हमारी इनकम कम रह जाएगी, तो जो इनकम कम रहेगी है उसी के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट वर्ड से कहें कि डिवेंचर के केस के अंदर कंपनी को कम टैक्स की अमाउंट पे करनी पड़ेगी और शेयर के केस के अंदर कंपनी को ज़्यादा टैक्स की अमाउंट पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर बाय इशूइंग रिडीमेबल डिवेंचर्स द कंपनी कैन मेक इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, कि कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर्स इशू करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर। हम इसको भी 2 पॉइंट के अंदर करेंगे। पहला कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या लिमिटेशंस हैं, दूसरा कंपनी के लिए क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए लिमिटेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें लेस इनकम। इनफैक्ट ड्यू टू लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑन डिवेंचर, डिवेंचर्स के ऊपर नॉर्मली क्या होती है, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाती है, इसलिए इन्वेस्टर का इनकम क्या रहती है, वो कम रहती है। दूसरा पॉइंट है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इन्वेस्टर डिवेंचर्स खरीदने के बाद अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद भी मैनेजमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। ये 2 बेसिक लॉसेस हैं इन्वेस्टर को। हम बात करते हैं लिमिटेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंपनी। पहला पॉइंट हमारे पास आता है फिक्स बर्डन। अब कंपनी के ऊपर डिवेंचर इशू करने का फिक्स बर्डन है। देखिए जब कंपनी बूम पीरियड चल रहा है, मार्केट बड़ी बूम चल रही है, तब तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है मार्केट में, मतलब मंदी का टाइम है, रिसेशन का टाइम है, उस केस के अंदर कंपनी के पास इनकम क्या होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा, वो उसको पे करने से मना नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है लीगल एक्शन पॉसिबल। If in any circumstance, in any case, company is unable to pay the interest on the debentures or unable to repay the amount of debenture to debenture holders, then debenture holders can go to court and can take legal action against company. कंपनी के अगेंस्ट एक्शन किया जा सकता है। डिवेंचर होल्डर का पूरा राइट है अपना इंटरेस्ट लेने के लिए और अपनी डिवेंचर की अमाउंट को रीपे करवाने के लिए। अगर कंपनी कहीं भी लेट करती है या नहीं करती तो डिवेंचर होल्डर इसके लिए कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और लीगल एक्शन हो सकता है। होपफुली आपको आज का टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।